नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बैनर लगा हुआ है शाहीन एकेडमी शकील। मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में हर वाकिफ़दार शख्स शाहीन एकेडमी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। ये शाहीन एकेडमी जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की सरपरस्ती और उनकी निगरानी में कर्नाटक के मशहूर शहर बीदर से शुरू हुआ और इस वक्त हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुँच चुका है। मेरे साथ खड़े हैं जनाब मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब, जो कि शाहीन एकेडमी शकरी के डायरेक्टर और उसके जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शकरी है ये दरभंगा से दरभंगा से नॉर्थ है, शिमाल में, दरभंगा के शिमाल में 20 किलोमीटर है। यहाँ से मधुबनी जो है वो तकरीबन 15 किलोमीटर है और इधर झंझारपुर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का एरिया है। ये एक तरह से जंक्शन है, कई इलाकों को जोड़ता है ये शकरी। यहाँ पे जनाब मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब ने पहली बार इस इलाके में शाहीन एकेडमी को मुतारफ़ कराया और शाहीन एकेडमी को अपनी जिद्दोजहद, अपनी मेहनत, अपनी लगन से शुरू किया। शाहीन एकेडमी का सबसे मशहूर प्रोग्राम जो है वो हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के नाम से है और उसके अलावा भी इनके कई सारे प्रोग्राम हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं खुद ना कुछ बताकर आपको जनाब मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब जो कि इसके रवा हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस इलाके में मुतारफ़ कराया, मैं चाहूँगा कि मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब इस पर खुद रोशनी डालें और इसके प्रोग्राम को समझाएं ताकि आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पहुँच सके और उन्हें समझ में आ सके कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या और इससे हमारे कौम को क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है मुस्तक़बिल में। मैं थोड़ी देर के लिए रुक कर आपके सामने मुख्तसर तारुफ करा देना चाहता हूँ कि मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब इस इलाके के इंतहाई फ़आल, मुतहर्रिक और मुतदय्यिन आलिम दीन हैं, जो कि इससे कबल मरकज़-उस-सुफ़्रा शकरी के नाम से कई इदारे चला रहे हैं। एक तो लड़कियों का इदारा है, बहुत मकबूल इदारा है, बहुत कामयाब इदारा है, गैर इक़ामती इदारा है। बच्चियाँ पुरजवार की तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चियाँ गाड़ी से आती हैं, दिन भर पढ़ के फिर चली जाती हैं। इसी तरीके से इनका हिफ्ज़ का भी शोबा हिफ्ज़ का भी निज़ाम है माशाअल्लाह, जो कि इक़ामती है और काफ़ी मकबूल है इस इलाके में। ख़ुद हज़रत मौलाना दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब के दस्त गिरफ्ता हैं और उनके मशवरों से उनकी सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। तो मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि हिफ्ज़ुल कुरान प्लस ये प्रोग्राम है शाहीन का, आखिर आपको इससे कैसे मुतासिर हुए और क्या आपका इंडिया का क्या मकसद था उस प्रोग्राम को यहाँ इस इलाके में मुतारफ़ करना? मैं इस पर सबसे पहले आपका शाहीन एकेडमी शकील में दिली गहराई से इस्तकबाल खुश कीजिए, हमारे तमाम असातिज़ा तलबा करते हैं। दूसरी बात यह है कि असल में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे इलाके के बहुत सारे अल्फाज जो मदारिस को छोड़कर स्कूल कॉलेज की तरफ जा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी गार्जियन ने उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया था और हाफिज़ कुरान इसलिए बनाया था कि कुरान उसके सीने में महफूज रहे और उसकी ज़िंदगी भी कुरानी अहकामात के मुताबिक गुजरे, ताकि वो अपने वालिदैन के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़ख़ीरे आखिरत बन सके। लेकिन जो बच्चे मदारिस से निकल कर सिर्फ स्कूल कॉलेज की तरफ जाते थे तो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती थी, उनके वज़न कदा रहन सहन में तब्दीली आ जाती थी और धीरे धीरे जो है वो दिगर माहौल से मुतासिर होकर वो कुरान को भूल जाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये हमारे पास बड़ी कीमती है और अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतों के मुकाबले में सबसे बड़ी नेमत कुरान जैसी उनको दी है, तो कैसे वो कुरान उनके सीने में महफूज रहे और कुरान को महफूज रखते हुए चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, वकील बने, जज बने, कुछ भी बने, लेकिन अगर वो हाफिज़ कुरान है तो एक नंबर पर कुरान उनके सीने में महफूज रहे। इस फिक्र को लेकर हम लोगों ने कि मदारिस का माहौल भी उनको मिल जाए और कुरान करीम जो बड़ी नेमत है वो भी महफूज रह जाए। और फिर उनकी गार्जियन जो उम्मीद लगा कि उनको हाफिज़ कुरान बनाए थे कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत में ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा, हमारे मकाम मरतबे बुलंदी का ज़रिया बनेगा, तो वो भी हो जाए। और चौथा जो इस वक्त में इस मुल्क को ज़रूरत है एक दीनदार डॉक्टर की, एक दीनदार IAS की, एक दीनदार ऑफिसर की, एक दीनदार DM SP SDO की, तो हम लोग उनको दीनदार DM SP SDO भी बना कर दिए। बस इस फील्ड को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया।
अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि हाफिज़ कुरान को आपको असली तालीम की जरूरत नहीं है। हाफिज़ कुरान को सिर्फ कुरान से वाकिफ़ का होता है, कुरान को याद करने वाला होता है, कुरान के माने तर्जुमे या उसके जो मसाइल मुताबिक उससे वाकिफ़ नहीं होता है। तो फिर उनके अंदर दीनदारी कैसा है? सिर्फ हाफिज़ होने की बुनियाद पर या उनके इस निसाब में आपने कुछ और भी शामिल किया है जिसकी वजह से उनको दीन की बुनियादी मालूमात और उनको जो मसाइल से दिया बिल्कुल सही फरमाया आपने। सिर्फ हिफ्ज़ के लिए नहीं, उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए हम लोग बाकायदा अलग से दीनियात की किताबें इनको पढ़ाते हैं। और उसके लिए एक बेहतरीन किताब मुंबई फाउंडेशन वालों ने दीनियात की जो तरतीब दिया है, तो वो दीनियात बाकायदा पढ़ाते हैं। उसमें कुरान भी है और हदीस भी है, अकायद मसाइल भी है, इस्लामी तरबियत भी है, ज़ुबान के तौर पर उर्दू और अरबी भी है। तो वो हम लोग शुरू से उसको पढ़ाते हैं ताकि उनको ज़ाहिर सी बात है दीनी मालूमात नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे। तो ये कुरान प्लस का प्रोग्राम है आपका, ये कितने सालों का है और इसके क्या निसाब क्या है और किस तरीके के किस लेवल के बच्चों को आप इसमें दाखिल देते हैं? हम लोगों ने शाहीन में जो हमारा हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के निज़ाम है, उसमें हम लोग बतौर टारगेट किया है उन बच्चों का जो बच्चे 8 से लेकर 10 से 12 साल तक की उम्र में स्कूल की तरफ जाते हैं और उसके गार्जियन स्कूल भेजते हैं। लेकिन उस गार्जियन का मकसद ये होता है कि बच्चा मेरा स्कूल में जाकर 9th-10th के लेगा, फिर 11th-12th के लेगा, और फिर 11th-12th करके नीट की UPSC वगैरह का एग्ज़ाम देगा। तो हम लोग ऐसे गार्जियनों से ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपका बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल का है तो वो बच्चा आप भरने दीजिए किसी स्कूल में, 2 क्लास में, 3 में, 4 में, 5 में होगा। तो उसके बाद जो 4-5 साल 6 साल का वक्त बचता है, उस 4-5 साल में हम क्या करेंगे कि उन बच्चों को हाफिज़ कुरान ही बनाएंगे प्लस इंग्लिश मैथ उर्दू पढ़ाएंगे। और जब बच्चा हाफिज़ बन जाएगा तो 2 साल में उसको 9th-10th कराएंगे। अब जाहिर सी बात है, बस वक्त ये सवाल होता है कि ये बच्चा जो हाफिज़ कुरान है बाकायदा उसने सिलेबस पढ़ा नहीं, फिर 2 साल में 9th-10th कैसे करेगा? तो उसके लिए शाहीन ने एक बेहतरीन तरीका जो और दीगर जगहों पर दिखता नहीं है वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक AICU क्लास शुरू किया है। आपने सुना वो हॉस्पिटल में ICU होता है जिसमें वो लोग जिसको अब्दुल का मामला होता है डाला जाता है। तो उस तरीके से उसमें एक डॉक्टर हर मरीज़ पर पूरी तवज्जो रखते हैं, निगरानी रखते हैं, और फिर मरीज़ के मर्ज़ के एतबार से दवा तजवीज़ करके उसको टाइम टू टाइम वक्त पे दवा देते रहते हैं। ऐसे ही हमारे वो हुफ़ाज़ जो 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल तक में हाफिज़ बनते हैं और फिर उसकी ख्वाहिश होती है हम 9th-10th के लिए 11th-12th के लिए, तो हम लोग भी उसको AICU में डालते हैं। AICU में मैथ, इंग्लिश, साइंस, SST और उर्दू ये 5 सब्जेक्ट 3 से 4 महीने पढ़ा के उसको 9th के काबिल बनाते हैं और फिर बाकायदा CBSE बोर्ड से उसको 9th करवाते हैं और 10th करवाते हैं। बिल्कुल CBSE बोर्ड का NCERT की बुक। आपको ये शाहीन अकेडमी शुरू की कितना अर्सा हो, इसके बाद आपने क्या? ये मेरा 2 साल का तजर्बा है, दूसरा साल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुज़श्ता साल हमारे यहाँ 11 बच्चों ने 10th का एग्ज़ाम दिया CBSE बोर्ड से, उसमें 11 में से 9 हुफ़ाज़ हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे यहाँ का हाफिज़ बच्चा टॉप कर जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएगा, बल्कि हम जैसे लोग भी चूँकि पहला तजर्बा था और मैं मदरसे लाइन के आदमी हूँ तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने इस नमूने में ये सीखा और जाना है कि दुनिया का कोई काम मुश्किल होता नहीं है, दिखता है। तो हम लोगों ने शाहीन के तरीक़े तालीम के मुताबिक उन हुफ़ाज़ की मदद करनी शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10th में CBSE बोर्ड से 11 के 11 हुफ़ाज़ कामयाब हुए। 11 में से 9 हुफ़ाज़ कामयाब हुए, 2 गैर हाफिज़ थे। उसमें भी 426 नंबर एक तालिब के साथ नाम क्या बुलाया, 329 नंबर एक तालिब बिल्कुल 0 लेवल के है, A से Z नहीं जानता था, 1 से 100 नहीं जानता था, टॉका से लेकर छिया नहीं जानता था, अलिफ से ये नहीं जानता था। ऐसे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल हमारे यहाँ 11 बच्चों ने सामने जो ये इसमें ये बच्चे सब कितने दिनों से हैं? ये बच्चे मसलन ये बच्चा है पहले स्कूल में पढ़ता था, है ना? क्या नाम है? स्कूल में कौन क्लास में थे? मोहम्मद कामरान। अच्छा, किस क्लास में थे स्कूल में? 7th। अब जी यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं, कितने बार में हिफ्ज़ आपकी? अच्छा, आप कहीं से भी आपको जहाँ से याद हो पढ़िए खड़े पढ़ के सुनाइए। ये बच्चा बिल्कुल नुआने कायदा से शुरू किया है। नुआने कायदा 1 साल हो गया है, 1 साल होने वाला है इसको। 1 साल लेकिन नुआने कायदा भी पढ़ा है, नाज़िला कुरान भी पढ़ा है और 6 पढ़ा हिफ्ज़ भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश, मैथ और उर्दू ये 3 सब्जेक्ट साथ साथ चल रहा है इसका। जी जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
पढ़ लेते हैं। तो ये है निज़ाम कुरान दिवस का, जो बच्चे आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे सामने तकरीबन 25-30 बच्चे होंगे और जी 32 बच्चे हैं। 32 बच्चे हैं इस वक्त, और कुछ मकामी बच्चे भी आते मकामी हैं। बच्चे 12-13 बच्चे आते हैं, सुबह आते हैं। अच्छा, इनके जो हिफ्ज़ के उस्ताद हैं वो हैं यहाँ पे मौजूद? जी मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, एक सवाल करना चाहूँगा कि उमूमन जो हमारे मदारिस के हिफ्ज़ की क्लास है, वहाँ बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कुरान हिफ्ज़ करना है, उनको उसके साथ ये जो अंग्रेज़ी हिंदी हो गए वगैरह तालीम नहीं है, उनका फोकस सिर्फ हिफ्ज़ को होता है। तो बच्चे बड़े मेहनत करके मजबूर है। तो क्या इन बच्चों को जबकि इनके साथ मैथ और दीगर स्कूल आदि सिखाते हैं, तो आपको इनको आने की परेशानी पर क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत वो तालिब में आते हैं जो ज़हनी तौर से बहुत कवी है, और जो इनको वक्त दिया जाता है तो असातिज़ा अपनी निगरानी में होमवर्क कराते हैं। और ऐसा बारहा देखा जाता है कि जो चीज़ बचपने से उसको खेल की तरफ तवज्जो होती है, तो हम सारे असातिज़ा उसको अपनी निगरानी में चूँकि होमवर्क करा देते हैं, तो वक्त उसका जो खेलने कूदने का वो महफूज कर देते हैं। और जो इनका इब्तिदा और इंतहा वक्त पढ़ने ये का करना चाहता था कि एक आम बच्चा जो मदरसे में हिफ्ज़ करता है, सिर्फ हिफ्ज़ करता था, वो असली तालिबी हो, जी उसके ऊपर वो बोझ नहीं हो। इसमें और इन बच्चों में जो कि दोनों बोझ हैं, दोनों में कितना फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं? कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर नहीं, अभी तक जो हम 2 साल हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाला है, इत्मीनान है इस बात से, यानी कि यकीन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जी सबक जो इनका वक्त है 2 घंटे का मगरिब बाद का, उसमें वो इशा से पहले ही हमको सबक सुना देते हैं, और फिर वो फजर से पहले उठते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर जगाए हुए खुद ये निज़ाम है ना साथियों में तय है। असातिज़ा उठे सिर्फ घंटी बजली, और बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फजर से पहले ही सुनाए, अमुख्ता रोज़ाना सुना लेते हैं, है ना। और अमुख्ता के साथ साथ ये तलबा है ना जो 18 पारा 20 पारे कर चुके हैं, है ना, ये और वो जो कामरान है उसका 7 पारा प्लस होने जा रहा है, तो ये सब है जो फर्स्ट सेटिंग में यानी सुबह का जो वक्त है उसी में अमुख्ता सुना लेते हैं। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अमुख्ता के टाइम से पहले ये लोग सुना चुके होते हैं, मुख्ता सुनाने के वक्त में 2 से 3 बच्चे बचे रहते हैं। अच्छा, मैं ज़रा सा अगर आपके वो उस्ताद यहाँ पे मौजूद हों जो इन बच्चों को असली तालीम पढ़ाते हैं, स्कूली तालीम, तो ज़रा सा मैं चाहूँगा कि इंग्लिश भी इक्वल बच्चों का अच्छा, आप इन बच्चों को अंग्रेजी वगैरह पढ़ाते हैं जो स्कूल के निसाब के मुताबिक, तो इन पर एक तरह से डबल बोझ फिक्स करिए इसके, तो आपको क्या महसूस होता है, क्या मिलेगा आपका कि इस तरीके का कोई बोझ ये फील करते हैं या नहीं? हम लोग बच्चों को जो भी क्लास में आते हैं, जिनकी जो घंटी है हर बच्चे की अलग अलग घंटी है, और हर बच्चे का एक तो मतलब जो है ग्रेड है, 2 ग्रेड में बच्चे बटे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, या इसको कहिए ए ग्रुप या बी ग्रुप। उसके हिसाब से हम लोग मतलब बच्चों की कैटेगरी देख लेते हैं कि कौन बच्चा किस एतबार का, उसी एतबार से हम उनको पढ़ाते हैं। नहीं, बच्चे आपके सामने कभी ऐसी शिकायत लेकर आए कि हम कुरान भी याद करते हैं, जो भी पढ़ते हैं हमारे लिए बोझ नहीं, इस तरह की हमको कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इंशाल्लाह। जो हमारे मदरसों का जो आम रिवाज सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं, जी वहाँ बच्चे को सिर्फ कुरान याद करना है, और आजकल जो है एक मुद्दत तकरीबन 4 साल की मुद्दत है आजकल हाफिज़ होने की, जी उसमें और इसमें आप कितना फ़र्क महसूस होगा? ये बच्चे कितने साल में हिफ्ज़ करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का एक टारगेट है, 3 साल में करना है, और जो बच्चे ज़हीन हैं वो 2 साल में भी कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तजर्बे के मुताबिक क्योंकि इन बच्चों को हिफ्ज़ में 3 काम करना है, सबक सुनाना, सब पारा सुनाना, मुख्ता सुनाना है। तो सबक सब पारा मुख्ता के अलावा भी इनके पास वक्त रहता है, हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम लोगों का अपना तजर्बा ये है कि हम इनको सबक सब पारा मुख्ता जो हिफ्ज़ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके अलावा भी वक्त बचता है, जिन वक्तों में हम इंग्लिश, मैथ, उर्दू आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं, फिर हाफिज़ बन के वो आगे जो बनना चाहे इस वक्त आपके यहाँ शाहीन अकेडमी कितने प्रोग्राम चलते हैं? जी, हिफ्ज़ के निज़ाम है, हिफ्ज़ के अलावा वो बच्चे जो गैर हाफिज़ हैं और किसी स्कूल में 7, 8, 9, 10 में है, और उसके गार्जियन भी चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा दीनी माहौल में से आला तालीम हासिल करे, यानी CBSE बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में 9th 10th करे,
तो वो गैर हफ़ाज हाफिज़ बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी क्लास अलग है, उस क्लास बैठते हैं। उसमें भी वही आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक ऐसी क्लास होता है जिसमें बच्चों का हम बेस मजबूत करते हैं इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में। चूँकि हमारे बिहार के बच्चे आमतन उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, सिर्फ मैथ में उसकी गार्जियन बच्चे तवज्जो देते हैं, तो हम लोग उसके बेस को मजबूत करने के लिए ऐसी क्लास में इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, उर्दू पढ़ाते हैं, उस पर पढ़ाते हैं। उन बच्चों को मुकम्मल नहीं कराते, कुछ सूरतें याद करा देते हैं, यानी चूँकि 10th तक उसको इस लायक बना देना है कि वो कभी इमामत करना चाहे तो आसानी के साथ इतनी सूरतें याद हो जाए। आपसे एक आखिरी बात समझाना चाहूँगा कि ये जो शाहीन अकेडमी में दाखिला लेने के क्या शराइत है, फीस का क्या निज़ाम है, और क्या चाहूँगा कि अपना ताकि जो भी वालिदैन गार्जियन सरपरस्त ख्वाहिशमंद हो बहुत से रब्ता करें और आप अपने बच्चों को ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए आप इसके दाखिले की प्रोसेस जो है, दाखिले के निज़ाम फीस वगैरह की भी है, उस पर आप हम लोगों ने अपने इलाके के एतबार से बहुत मुनासिब फ़ीस रखने की कोशिश की है, क्योंकि आज के इस वक्त में हर गार्जियन अच्छी रहाइश तलाशते, अच्छे क्लासरूम तलाशते, अच्छा खाना तलाशते, साफ़ सुथरा माहौल तलाशते हैं ना। तो दीगर जगहों पर जो स्कूलों में फ़ी है वो आप जानते ही हैं, हालात को देखते हुए अच्छी खासी फ़ी है। खुद शाहीन में पटना में या शाहीन हेड ऑफिस में 1,40,000 1,50,000 लिया जाता है, लेकिन हम लोगों ने सालाना लिया जाता है पटना हेड ऑफिस में, लेकिन हम लोगों ने अपने इलाके को देखते हुए 100 रुपये रोज़ के हिसाब से खाने का 3,000 रुपये, उस खाने में जो है खाने के मेनू में नाश्ते में रोज़ाना हम लोग बिला नागा बच्चों को 200 ग्राम वो दूध देते बिला नागा नाश्ते में, और खजूर भी देते। फिर उसके अलावा नाश्ते में और भी तो खाने का जो मेनू है बहुत अच्छा बना हुआ है। इस सब के बावजूद हम लोग 100 रुपये ही खाने का रखा है, तो 3,000 रुपये खाने का होता है। 1,000 हम लोगों ने हॉस्टल चार्ज रखा है और 2,000 रुपये तालीम फीस है। कुल मिला के 6,000 मंथली के हिसाब से साल के 72,000 रुपये लगते हैं हमारे यहाँ, जिस बच्ची रहाइश खाना और तालीम देने की कोशिश करते हैं। 6,000 टोटल जी 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 हाँ, रिहाइश खाना तालीम। गार्जियन 6,000 न दे सकता, उसके लिए क्या रास्ता? जो गार्जियन 6,000 नहीं दे सकते हैं तो खुले तौर पे हम फ्री नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो उनसे फिर हम देख लेते हैं कि उसके बच्चे का टेस्ट लेकर कि बच्चा पढ़ने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि बसा वक्त ऐसा होता है कि लोग फ्री की चीज़ों की अहमियत भी नहीं देते हैं, और दूसरा ये कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो परेशान होने की वजह से गार्जियन यहाँ डालते हैं। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, वाकई कौम के पैसे को खर्च करना है, लेकिन उन्हीं बच्चों पे करना है जो बच्चे रिटर्निंग दे सकें। तो हम लोग उसके गार्जियन को देखते हुए कुछ रियायत कर देते हैं। क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है और यहाँ बच्चों की तलबा की तादाद देख कर ये महसूस हो रहा है कि एक जो आम निज़ाम है, आम मिजाज है हमारे मदारिस में, वो कहते फ्री का पढ़ाने मुफ्त में पढ़ाना, लेकिन अभी भी कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो पैसा खर्चा करना चाहते हैं दीनी तालीम, असली तालीम पर तो किसी के पास दीनी तालीम पर खर्च करना चाहते हैं। ये फ़र्क आपको महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से उन गार्जियनों से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग जिनके बच्चे 8 से 10 से 12 साल की एज के हैं, उम्र के हैं, और वो अपने बच्चों को किसी स्कूल में डालकर एक अच्छी खासी रकम उस पर खर्च करें, लेकिन उनके बच्चे कुरान से या दीनी माहौल से, नमाज़ों से दूर रहते हैं, ऐसे गार्जियनों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आपकी स्कूल की तालीम हम लोग भी देंगे, साथ में वैसे तो मुसलमानों ने कि हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए और उसको दीनी मालूमात हो जाए। इससे अच्छी बात क्या होगी? आप ज़रूर एक बार शाहीन अकेडमी शक्ति में ऐसे गार्जियनों से दरख्वास्त करूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, देखें या समझें और अपने बच्चों को। मैं तो नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चे को शाहीन अकेडमी शक्ति में दाखिला कराएँ या ना पढ़ाएँ या ना पढ़ाएँ, लेकिन एक मरतबा विज़िट ज़रूर करें, यहाँ आए, यहाँ के निज़ाम को देखें और समझें। और आम मदारिस जहाँ कहते हैं, जो आम एक रिवायती मदारिस है हमारे यहाँ, उन मदारिस से हट कर भी अपना तजर्बा करने की कोशिश करें। मैं इस वक्त मुफ्ती साहब के यहाँ आया था, हमारे साथ हमारे कायद रिजवान अहमद कासिम साहब, साबिक उस्ताद मोहम्मद गोविंद भी हैं। मैं चाहूँगा कि शाहीन अकेडमी शक्ति में इससे पहले भी आपकी आमद हो चुकी है और आपके तासुरात भी नाज़रीन तक पहुँचा। इससे पहले तो मेरी हाजिरी नहीं हुई है, ये पहली हाजिरी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इंसान तालीम और जो सिस्टम इन्होंने बना रखा है, मुफ्ती आफ्ताब साहब, मुफ्ती महताब साहब ने, महताब साहब कासिम साहब ने, वो वाकई में काबिल
अल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और जो हमारे इस्लामी बच्चे और जो नौनिहाल दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, भरपूर हासिल कर लें। और मैं अपने तारीख से और मुसलमान भाइयों से बिल्कुल दरख्वास्त करूँगा कि अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को ज़रूर इस इदारे में एक बार मौका दें और दीनी और असली तालीम से आरास्ता हो पैरास्ता होकर के बच्चों को यहाँ से ले जाएं। नाज़रीन किराम, आज इत्तेफाकिया तौर पर हम लोग यहाँ बच्चे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम देख कर और यहाँ का माहौल देख कर तो खुश हुई। शाहीन एकेडमी एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में हम लोग आज से जब से हमने शुमारी जब से शाहीन एकेडमी आए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं इसकी। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से भी वाक़िफ़ थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक नया इनकलाब लाया है इस समझी के निज़ाम के लिए, से मुसलमानों में एक नया इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है। बहरहाल ये सारे काम दीन के काम हैं, सारे काम जो है वो तालीम मुसलमानों को, मिल्लत इस्लामिया को, के नौनिहालों को जो है वो तालीमी तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इन तमाम कोशिशों को हमें सराहना चाहिए, हमें उसके हौसला अफजाई करनी चाहिए और हमें उसका हर तरह से साथ देना चाहिए। भाई जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ हो, अगर हम अपने ताउन के ज़रिए से साथ दे सकते हैं तो ताउन के ज़रिए से, हम उनके दुआओं के ज़रिए साथ दें। मैं तो ये कहूँगा अपने नाज़रीन से कि जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो इस पूरे निज़ाम के सरपरस्त हैं, उनके लिए भी आप अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सर्व सलामती के साथ रखे, उन्हें मज़ीद दीन और दुनिया के लिए जो है खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साथ ही हमारे बहुत मुखलिस दोस्त और बहुत मुखलिस हमारे भाई मुफ्ती महताब आलम कासमी साहब बड़े नेक इंसान और बहुत ही मेहनती और बहुत ही कीमती इंसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल में मिल्लत का बड़ा दर्द रखा है। बड़ी कोशिशें हैं इनकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये अपने कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला इनको, इनके इदारे को मुसीबत से बचाए और मिल्लत इस्लामिया के लिए मुफीद से मुफीदतर बनाए, नाफ़े से नाफ़ेतर बनाए। बस इन्हीं दुआओं के साथ हम लोग अपने नाज़रीन से रुख़सत होते हैं। बता दें कि आज हमारी टीम में हम लोग क़यादत कर रहे थे मौलाना कासमी साहब, हमारे साथ हमारे रफ़ीक मौलाना नसरुल्लाह कासमी साहब जो कि मदरसा इस्लामुल मुस्लिमीन यूनिवर्सिटी मधुबनी के मामून प्रिंसिपल हैं, वो भी थे और महताब साहब भी आज हमारे साथ एक सफ़र में थे। तो यही एक समझिए कि सबब बना यहाँ तक पहुँचने का। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आपको आगे जब भी शाहीन एकेडमी शकील के ताल्लुक़ से हमारे पास कोई न्यू अपडेट आएगी, न्यू जानकारी आएगी, हम आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए ज़रूर